हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दीपक ऋषिश्वर, स्वागत करता हूं अपने चैनल फिजिक्स फिलर्स में। बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 12th मैथ लेक्चर नंबर 2। अगर आप लोगों में से किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाएं और लेक्चर नंबर 1 जरूर देखें। वहां मैंने आपका पूरा 11th का बेस रिलेशन का इंट्रोडक्टरी समझाया, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पूरा समझाया है मैंने। सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो बच्चा बड़ी, आज आप जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्लास 12th का बड़ा प्यारा सा टॉपिक, बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ओके, तो बच्चों नोट्स और पेन लेके बैठे और जहां राइट करने की जरूरत हो वहां राइट अवश्य करें। सो प्लीज कंसंट्रेट योर माइंड ओनली ऑन बोर्ड। करते हैं हम लोग स्टार्ट। बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। देखो बेटा, एनसीईआरटी जो हमें समझाती है, जो हमें बताती है, वहां से अगर हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट टाइम अगर उसको हम रीड कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन को हम पढ़ने की कोशिश करें तो हम समझ में नहीं आएगा कुछ भी आपको, आखिर उसमें लिखा क्या है। बट है बहुत सिंपल। आप इस वीडियो का एंड देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ रिलेशन है क्या। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन को जो डिवाइड किया गया वो 4 डेफिनेशन में डिवाइड किया गया है। कितनी डेफिनेशन में? 4 डेफिनेशन में डिवाइड किया गया है। ओके, हम एक एक डेफिनेशन को बारी बारी से 1 बाय 1 करके समझेंगे और उसकी डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो डेफिनेशन 1 है आपकी, डेफिनेशन 1 है आपकी। यहां हमें बताया जाएगा, यहां हमें बताया जा रहा है कि एम्प्टी रिलेशन क्या है। एम्प्टी रिलेशन के बारे में डेफिनेशन 1 में हमें समझाया जा रहा है एम्प्टी रिलेशन। ओके, एनसीईआरटी आप उठा के देखेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा आपको। डेफिनेशन फर्स्ट देखेंगे तो वहां आपको बताया जाएगा एम्प्टी रिलेशन। देखो, एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम रिलेशन को सॉल्व करेंगे और रिलेशन में कोई भी एलिमेंट ना आए, रिलेशन में आने वाले सारे एलिमेंट फाइव, मतलब कोई सा भी एलिमेंट इसमें ना आए। ओके, समझ में आ रहा ना? तो वो होता है आपका एम्प्टी रिलेशन। क्या होता है? एम्प्टी रिलेशन। समझ में आ रहा ना? या इसको हम कर्ली ब्रैकेट बना के छोड़ दें। ओके, मतलब रिलेशन हम सॉल्व करेंगे, रिलेशन हम निकालेंगे तो हमें कोई सा भी एलिमेंट यहां मिलने वाला नहीं है, और ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। देखो, बुक कैसे कहती है कि मान लो मेरे पास कोई एक ए सेट है 1 2 3। समझना चाहिए, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे मेरे पास है ए इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, और मैंने रिलेशन डिफाइंड है ए टू ए। ओके, रिलेशन कैसे डिफाइंड है? ए टू ए। अब ए टू ए मैंने कल समझाया था आपको, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, क्या सिचुएशन रहती है, मैं कल समझा चुका हूं आपको। तो बेटा, जो आर निकल के आएगा इसको हम जब सॉल्व करेंगे, मतलब ए के जो एलिमेंट है ए टू ए डिफाइंड है, तो ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन ए खुद ही ए के किसी एलिमेंट से नहीं होगा। ओके, फिर समझो, ए के किसी भी अब तुम्हें थोड़ा और समझाएं। मान लो मैं यहाँ ए टू ए नहीं कर रहा हूँ, ए टू बी कर रहा हूँ। ओके, बी के कोई एलिमेंट मैंने मान लिए 4 5 6। ओके, मतलब ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन, ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन बी से नहीं होगा। मैं मान लो एक एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं कि ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं होगा। ओके, जब रिलेशन ही नहीं होगा तो रिलेशन होगा आपका 5। इसमें आने वाले एलिमेंट होंगे ही नहीं, सारे के सारे एलिमेंट 5, मतलब 5 बोलते सारे के सारे एलिमेंट क्या बोलेंगे? वो 5 होगा। ठीक है, तो आर इक्वल्स टू 5, इसको बोलते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। मतलब ए के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन बी के किसी भी एलिमेंट से नहीं होगा। बुक में ए टू ए दिखाया जाता है, तो हमने भी ए टू ए की को आपको समझाने से ऐसे समझाने की कोशिश की है। ओके, समझ में आ रहा ना? क्लियर हुआ ना? ये बात क्लियर हुई बच्चा पार्टी? समझ में आया? अब हम बात करते हैं सेकंड रिलेशन, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, अगर आपको राइट करना है तो राइट कर लीजिएगा, और नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, सेकंड है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। देखो कौन सा? यूनिवर्सल रिलेशन, डेफिनेशन नंबर 2। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन देखो इधर बच्चा पार्टी,
यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई एक सेट है 1 2 3 और बी मेरे पास कोई दूसरा सेट है 4 5 6। तो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज का रिलेशन निकालते हैं, मैंने कल भी एक चीज समझाई थी कि आर इज द सबसेट ऑफ, अगर ए टू बी है रिलेशन डिफाइंड तो ए क्रॉस बी होगा या इसके इक्वल में होगा। ठीक है, मैंने कल समझाया था आपको। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, क्योंकि जो भी रिलेशन निकल के आएगा वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में से होगा। पता है आपको कि जो भी इसका रिलेशन, मान लो कोई भी रिलेशन इसका निकल के आया तो वो जो रिलेशन निकल के आएगा वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से होगा। जब इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट से होगा तो आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर ए टू बी डिफाइंड है तो ए क्रॉस बी, ए टू ए डिफाइंड है तो ए क्रॉस ए, तो इसका सबसेट होगा। चूंकि यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट्स या जो पेयर्स आपके ए क्रॉस बी में आ रहे हैं, मेरी बात समझने की कोशिश करना, जो पेयर्स आपके ए क्रॉस बी में आ रहे हैं और वही के वो सारे के सारे आपके रिलेशन में भी आए, मतलब जितने पेयर्स आपके ए क्रॉस बी में है उतने ही पेयर्स, वही सब पेयर्स या बोले वो ही सब पेयर्स आपके रिलेशन में हो, एक भी कम या ज्यादा ना हो। उस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब जब R इक्वल्स टू ए क्रॉस बी हो जाए, मतलब जो रिलेशन हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपका ए क्रॉस बी हो जाए, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, मतलब जो पेयर्स आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में हैं वही के वो सब पेयर आपके रिलेशन में हों, उसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया ना बच्चे, क्लियर हुआ ना। बाकी भी एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। केवल भी टाइप्स समझो, आप टाइप्स केवल ये क्लियर कर लो कि ये सारी चीज ये होती है। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 3 राइट करें, स्क्रीनशॉट लें, राइट करें। ओके, डेफिनेशन नंबर 3 देखो बेटा, डेफिनेशन नंबर 3 क्या है। देखो डेफिनेशन नंबर 3 में 3 टाइप्स हैं। ओके, डेफिनेशन नंबर 3 है, उसमें भी 3 टाइप्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर एक्सरसाइज आने वाली बहुत अच्छी तरीके से। ओके, डेफिनेशन नंबर 3 में 3 रिलेशंस आपके बताए जाएंगे। नंबर फर्स्ट में एक एक करके समझा रहा हूं। नंबर फर्स्ट है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा बेटा, रिफ्लेक्सिव। समझते जाना, गारंटी दे रहा हूं आपको, 100% क्लियर होगा। कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, कौन सा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो कैसे पता लगाएंगे, क्या डेफिनेशन है इसकी, क्या क्या हो सकता है इसमें, समझाते हैं। ठीक है, पहले एग्जांपल। ओके, जैसे मेरे पास है बेटा a इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, ये मेरे पास कोई सेट है। ओके, अब मान लो इस सेट की से कोई एक रिलेशन निकल के आया, इस सेट से कोई रिलेशन निकल के आया इस तरीके से 1,1 2,2। ओके, समझना इस तरीके से 2,2 3,3 और सोम कुछ भी निकल के आ सकता है। ठीक है, आगे और भी निकल के आ सकते हैं, पहले हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी। तो ये कहता है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, जो एलिमेंट आपके ए में है, मेरी बात समझना, जो एलिमेंट आपके ए में है इन सब एलिमेंट्स का, फिर समझो, इन सब एलिमेंट्स का पेयर्स, एलिमेंट के जो पेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हों, सबके हों, एक भी छूटे ना। जैसे 1 का पेयर 1 के साथ, 2 का पेयर 2 के साथ, 3 का पेयर 3 के साथ। ओके, तो इस तरीके से इस फॉर्म में हो, उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। मान लो अगर आपका 1,1 होता, 2,2 होता, 3,3 है ही, अब मान लो मैंने यहां कोई एक एलिमेंट दे दिया 4। ओके, अब यहां पे ये पेयर आपका 4,4 नहीं है और मान लो कुछ और हो जाता, मान लो 1,4 हो गया, मान लिया रिलेशन में 1,4 आ गया, तो क्या रिफ्लेक्सिव है,
नहीं है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके पास 4,4 भी होना चाहिए। मतलब यहां जो सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, सेट में जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब एलिमेंट्स को इस फॉर्म में होना जरूरी है। उसके बाद अगर आपका 1,4 है या 2,3 कुछ भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है, तब भी आपका रिफ्लेक्सिव होगा। बट जितने भी ये सारे एलिमेंट हैं, जितने ये एलिमेंट है, उन सब एलिमेंट्स को इस फॉर्म में होना जरूरी है। मान लो 5 होता, ओके, तो 5,5 को भी होना पड़ता, तब ये रिफ्लेक्सिव होता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे आपका 1,5 हो जाए, 3,2 हो जाए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन में आपका आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितने भी ये एलिमेंट हैं उन सबको इस फॉर्म में होना जरूरी है। 1,1 1 है तो 1 को भी 1,1, 2 है तो 2 को भी 2,2, 3 है तो 3 को भी 3,3, 4 है तो 4 को भी 4,4, 5 है तो 5 को भी 5,5, 6 हो तो 6 को भी 6,6 में होना पड़ता। आगे पीछे और कुछ भी होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो एलिमेंट है उन सब एलिमेंट को इस फॉर्म में होना जरूरी है, और इसी को बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? यस नो? एग्जांपल करवाएंगे आपको, एक्सरसाइज करवाएंगे, अच्छी तरीके से फील आएगा, समझ में आएगा। ओके, तो इसको राइट कर सकते हैं आप। डेफिनेशन मेथड का फर्स्ट पार्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, क्लियर हुआ ना? तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं? x, x बिलोंग्स टू r, x, x r में बिलोंग करना चाहिए। x, x, मान लो ये x है तो x, x बिलोंग्स टू r, ये x है, x, x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x, और x बिलोंग हो a में। ओके, ये भी कंडीशन है। ओके, और जो x हो वो a का एलिमेंट होना चाहिए, a सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें 6 नहीं है, आपने 6,6 भी कर दिया, उसमें है ही नहीं, तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब इस एलिमेंट को इसमें भी होना चाहिए, और उस एलिमेंट के सारे एलिमेंट को इस पेयर में इस तरीके से इस फॉर्म में होना जरूरी है। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये डेफिनेशन है इसकी, x, x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। ओके, प्रत्येक, एवरी मैंने वर्ड इसलिए लगाया, x बिलोंग्स टू a, मतलब जो भी x है वो a में बिलोंग होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। यह है साइमेट्रिक रिलेशन। कौन सा बेटा? साइमेट्रिक, साइमेट्रिक रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन। ओके, देखो साइमेट्रिक रिलेशन क्या है। सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन थर्ड की सेकंड पॉइंट है ये। आप देखेंगे एनसीईआरटी में पेज नंबर 2 देखेंगे खोल के, तो नीचे कॉर्नर में ये आपको डेफिनेशन नंबर 3 लिखी हुई दिखाई देगी। ओके, वहां आप जाके देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक का यूज करके। ठीक है, साइमेट्रिक रिलेशन क्या है थोड़ा समझाते हैं। मान लो मेरे पास ये सेट है A 1 2 3, ओके, और ये डिफाइंड है कुछ इस तरीके से A to A। ओके, ये डिफाइंड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, A to A, समझना, गारंटी मेरी है। मैं कह रहा हूँ मैथ्स फिजिक्स मेरे ऊपर छोड़ दो भाई, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं कहूँगा, मैं फील दिलाऊंगा आपको, सिर्फ आप नजरें बोर्ड पे करिए, कंसंट्रेशन लगाइए। मैं दिमाग लगा रहा हूँ ना आपके साथ, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, बस मजा आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब, केवल एक चीज मांगी है आपसे, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो A = 1 2 3। अब बेटा मैंने क्या कहा, साइमेट्रिक रिलेशन को समझाने वाला हूं। ठीक है, अब मान लिया मैंने कि जो रिलेशन डिफाइंड है वो A to A डिफाइंड है। ओके, साइमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है? साइमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि मान लो मेरे पास इस सेट को सॉल्व करने के बाद में कुछ रिलेशन मेरे पास आया, मैंने रिलेशन निकाला मैं ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में समझा चुका हूं। मैंने कोई रिलेशन निकाला और रिलेशन निकल के कुछ इस तरीके से आया 1,1 1,2, ओके, कुछ इस तरीके से रिलेशन निकल के आया। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, मैं तो एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। 1,1 हुआ आया, उसके बाद आया आपका 1,2, उसके बाद आया आपका 1,3, फिर आया आपका 2,1, और फिर आया आपका 3,1। कुछ इस तरीके से आपका रिलेशन निकल के आया। ओके, साइमेट्रिक क्या कहता है इसको समझना। साइमेट्रिक ये कहता है कि जो मेरे पास एलिमेंट है, ये 1 2 3 मेरे पास एलिमेंट है। ओके, तो 1 2 3 मेरे पास एलिमेंट है, तो बेटा देखो इस एलिमेंट का सिमेट्री कैसे निकालेंगे। अब देखो 1 की सिमेट्री क्या होगी, 1,1 की सिमेट्री होगी 1,1। ओके, 1,1। ओके, समझ में आया ना, 1,1 होगी। अब 1,2 की सिमेट्री क्या होगी, 1,2 की सिमेट्री होगी 2,1। भैया देखो ये होता है एक्स वाई, ओके, ये होती है इमेज, ये होती है प्री इमेज। ओके, सिमेट्री का मतलब ये होता है ये इमेज है,
ये प्री इमेज है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट में कुछ इस तरीके से चेंजमेंट हो तो प्री इमेज की जगह इमेज ले ले और इमेज की जगह प्री इमेज ले ले। इस वाले को बोलते हैं प्री इमेज, इसको बोलते हैं इमेज। मतलब इसकी जगह ये ले ले और इसकी जगह ये ले ले, तो x, y और y, x हो गया, तो ये दोनों सिमेट्रिक हो गए। इसकी सिमेट्री इसके साथ हो गई। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? x, y, मान लो मेरे पास 2, 3 है और 3, 2 भी है उसमें रिलेशन में एलिमेंट, तो ये इसका सिमेट्री हो जाएगा। ओके, ये इसका सिमेट्री हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? मान लो 5, 6 है और 6, 5 भी मेरे पास होता तो ये इसका सिमेट्री हो जाएगा। ओके, इमेज, प्री इमेज की जगह इमेज ले ले, इमेज की जगह प्री इमेज ले ले, इमेज की जगह। ओके, तो 1, 1 की सिमेट्री 1, 1 ही होगी, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2 की सिमेट्री 2, 1 है। ओके, 1, 3 की सिमेट्री 3, 1 है। मतलब रिलेशन में क्या हो कि हमें इस फॉर्म में मिले, मतलब a, b या x, y, इसकी जो डेफिनेशन होगी x, y बिलोंग्स टू r, तो y, x बिलोंग्स टू r, implies that x, y बिलोंग्स टू r। ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, x, y बिलोंग्स टू r मतलब क्या होता है कि अगर x, y r में बिलोंग कर रहे हैं, अगर x, y r में बिलोंग कर रहे हैं तो y, x भी बिलोंग करना चाहिए r में। किस में? रिलेशन में। अगर x, y बिलोंग्स टू r, अगर x और y r में बिलोंग कर रहे हैं तो y, x भी r में बिलोंग करना चाहिए। इंप्लाइज दैट कब? जब x और y दोनों a में बिलोंग करें। यहां पे a कर देना, x, y बिलोंग्स टू a। अब देखो आप 1, 1 की सिमेट्री 1, 1 क्या 1 इसमें है? a में है। 1, 2 की सिमेट्री 2, 1 है। 1 और 2 दोनों है, a में बिलोंग कर रहे हैं। 1, 3 की सिमेट्री 3, 1 है। तो मतलब हमें रिलेशन कुछ इस तरीके से मिले कि प्रत्येक एलिमेंट की सिमेट्री हमें मिल जाए, प्रत्येक एलिमेंट जो पेयर से उसकी सिमेट्रिक पेयर हमें मिल जाए, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। उस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बताओ, क्लियर हो ना? प्रत्येक पेयर की सिमेट्रिक अगर है रिलेशन में, प्रत्येक पेयर की सिमेट्री है अगर रिलेशन में, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। 1, 1 का 2। अब मान लो यहां पे कोई और एक्स्ट्रा हो जाता 1, 4, तो अब 4, 1 अगर होता इसमें तो ये सिमेट्री होता। अगर केवल 1, 4 है, कोई अगर एक्स्ट्रा भी आ रहा है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, फिर सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना? मतलब जो एलिमेंट है उनका सिमेट्रिक रिलेशन में सिमेट्री होना जरूरी है, उनकी सिमेट्री होना जरूरी है। इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हुआ ना? समझ में आ रहा ना? क्लियर हुआ ना? अब बेटा हम चलते हैं थर्ड पे, इसके थर्ड पॉइंट पे। ओके, इसके थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। और बेटा बस एक ही गुजारिश है आपसे, एक ही तमन्ना है आपसे, मैं जो बोलूं अगर कि बेटा अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें यार, हैं? क्योंकि आपके एक लाइक से हम इतने मोटिवेट होते हैं कि हम बहुत अच्छे मन से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको फील आए। ओके, अब आपका है थर्ड पॉइंट, ट्रांजिटिव। भैया बुक से देख लेना बढ़िया तरीके से। ट्रांजिटिव रिलेशन एक बार पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, पहले पढ़ के देख लो कि समझ में आया, अब फिर वीडियो को देख लो, फिर कहोगे सर समझ में आ गया पक्का सारा का सारा। ठीक है, कैसे? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले समझाते हैं। अगर x, y R में बिलोंग करता है, इफ x, y, बुक में a1 a2 भी हो सकता है, स्मॉल a1 a2 या a, b भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम x, y मान रहे हैं। इफ x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, समझना? x और y R में बिलोंग कर रहे हैं और y, z भी R में बिलोंग कर रहे हैं। मान लो मेरे पास है रिलेशन में कोई एलिमेंट कुछ इस तरीके से है, एक है 1, 2 और दूसरा मेरे पास है 2, 3। ओके, 1, 2, 2, 3। अब बेटा एक बात देखो, ये आपका x, ये आपका y। अब जो y है तो मतलब ये 2 भी आपका y होगा क्योंकि आपने इसको y मान रखा है, और 3 को मैंने मान लिया z। ओके, x, y, y, z बिलोंग्स टू R। ये आपका x है, ये आपका y है। ओके, समझ में आया कि नहीं? ये आपका x है, ये आपका y है। ओके, तो कंडीशन ये है, देन x, z
बिलोंग्स टू आर। तब अगर ऐसी कंडीशन फंस रही है, ऐसी कंडीशन आ रही है कि ये एक्स वाई और ये वाई जेड आर में अगर आ रहे हैं, तो थर्ड जो पेयर है वो आपका अगर इस तरीके से है, मतलब ये एक्स और ये जेड 1,3, ओके, अगर आर में ये वाला भी पेयर आ रहा है तो समझ जाइए आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है। समझ में आया कैसा रिलेशन है? ट्रांजिटिव। कैसे समझो, ये 1,2 था, ये एक्स ये वाई, ओके, ये 2,3 था, ये वाई जेड। अब बेटा ये क्या कह रहा है, एक्स वाई अगर आर में बिलोंग कर रहा है, वाई जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो बेटा एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। अब एक्स जेड हमने कैसे निकाला भैया, ए एक्स हो गया, ये वाई है, छोड़ो उसको, जेड कितना है 3, तो 1,3 एक्स जेड का फॉर्म लिखेंगे तो 1,3 मिलेगा। तो जो रिलेशन है उस रिलेशन में अगर 1,3 भी है, मतलब उस रिलेशन में एक्स जेड भी है, तो वो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, कैसा रिलेशन होगा बेटा? ट्रांजिटिव। मतलब एक्स वाई भी है, वाई जेड भी है, तो एक्स जेड को भी होना चाहिए। और मान लो अगर केवल एक्स वाई है और वाई जेड नहीं है, मान लो एक्स वाई है और वाई जेड नहीं है, तो इसको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसको चेक करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आपने देखा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बट वाई जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर केवल इतना कर रहा है तब भी ये ट्रांजिटिव है। मतलब अगर इसके साथ ये भी बिलोंग कर रहा है तो इसको भी बिलोंग करना पड़ेगा, इसको भी चेक करना होगा। अगर ये केवल बिलोंग कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तब भी आपका यह ट्रांजिटिव ही रहेगा। बाकी जब हम एग्जांपल्स आपको एक्सरसाइज में समझाएंगे तो और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी केवल इतना समझो कि अगर एक्स और वाई आर में बिलोंग कर रहा है, अगर उसके साथ वाई जेड भी आर में बिलोंग कर रहा है, तो थर्ड कंडीशन एक्स जेड भी आर में बिलोंग करना चाहिए। और केवल एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में और वाई जेड नहीं है, तो उसको चेक करने की नीड नहीं है, तब भी वो आपका ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो ये रिलेशन डेफिनेशन नंबर 3 के ये 3 पॉइंट्स थे। कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, अब आती है डेफिनेशन नंबर 4। ओके, डेफिनेशन नंबर 4 बच्चों, कौन सी डेफिनेशन? डेफिनेशन नंबर 4। पहुंच जाएंगे पेज नंबर 3 पर, कॉर्नर पे ऊपर भी लिखा होगा, उसके बाद एग्जांपल से स्टार्ट हो जाते हैं। डेफिनेशन नंबर 4 कहता है इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? कौन सा बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो बेटा, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि अगर रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, रिलेशन आपका सिमेट्रिक भी है, और रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है। मान लो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है आपका वो रिलेशन, तो उस रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन, अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे तब समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। केवल आपको इसका जानकारी होनी चाहिए कि आखिर होता क्या है। ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को पार्टिकुलर नाम दिया गया, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चा पार्टी, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने समझाया टाइप्स ऑफ रिलेशन। कल बेटा हम समझाएंगे, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। तब तक बेटा आप रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिएगा और ख्याल रखिए अपना। टेक केयर।